नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि जान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से एक महिला कृषि उद्यमी जुड़ी है जिनका नाम है रीवा सूद। आज हम इनसे जानेंगे कि अभी ये कृषि क्षेत्र में क्या कर रही हैं, किस तरह के उत्पाद बनाती हैं, किन किन चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये अपने उत्पादों का मार्केटिंग कैसे करती हैं। तो रीवा सूद मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त में परिचय दें। मैं रीवा सूद हूँ और हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली से हिमाचल गई हूँ और खास तौर से एक मकसद के साथ गई हूँ ऊना जिले में। वैसे मैं कांगड़ा को बिलोंग करती हूँ लेकिन मैं ऊना में काम करती हूँ, आम्ब ब्लॉक में। हमने 3 गांवों से काम शुरू किया था लेकिन अब बहुत जगह पे हमारा काम फैल गया और मैंने बहुत ही एक अलग से रास्ते पे काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं आपको थोड़ा हिमाचल का ऊना का बारे में बताती हूँ कि क्लाइमेटिक जोन में जो ये एरिया है, ये एरिया जो है बहुत गर्मी वाला इलाका है। यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और पानी की भी कमी है और पहाड़ी जो है वो छोटी पहाड़ी है तो नमी भी कम है वहाँ पे और जमीन में रेत ज्यादा है। तो वैसे वहाँ पे किसान काम कर रहे हैं, आलू का काम कर रहे हैं, गेहूं चावल नहीं लगाते लेकिन गेहूं और मक्का का काम करते हैं, बाकी और दूसरी फसलें लगाते हैं। लेकिन मैंने उन सब चीजों को ना लगा के मैंने वो लगाने का प्रयास किया जिसमें कि मैं अभी कामयाब भी हो गई और उसका नाम है ड्रैगन प्लांट। तो मैंने ड्रैगन प्लांट की खेती से ही अपना जो पहला शुरुआत थी वो की और पर ड्रैगन प्लांट के साथ में मैंने इंटरक्रॉपिंग को लिया है। अभी आप जो ड्रैगन फ्रूट की जो खेती कर रही हैं, आप लगभग कितने रकबे में कर रही हैं? मेरे पास जो अपनी जमीन थी, सबसे पहले मैंने ड्रैगन प्लांट्स की जो खेती शुरू की थी मैंने अपने ही पारिवारिक, जो हमारे पास अपनी जमीन है, लगभग हमारे हिमाचल में उसको कनाल बोलते हैं, तो हम लोग उसको बीघा या उसमें नहीं बोलते लेकिन हेक्टर्स में हम उसको बोल सकते हैं। तो 2.5 एकड़ का जो होता है वो 1 हेक्टर हो जाता है हमारे यहाँ पे। तो मैंने लगभग 70 एकड़ जमीन है हमारे पास में, तो 70 एकड़ जमीन पे मैंने शुरुआत किया था। उस पर मैंने मिक्स तरह से काम किया, जैसे मैंने पॉली हाउस बनाया है। तो पॉली हाउस में हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं और जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स की भी नर्सरी है और ड्रैगन प्लांट की भी नर्सरी है। इसके अलावा हमने ग्रीन हाउस बनाया है जो नट के साथ में काम होता है, वो भी है। इसके अलावा हमने ओपन में काम किया। तो मैंने तीनों तरह के प्रयोग किए हैं। इस चीज को तो सरकार भी प्रमोट करती है कि किसानों को फसल विविधता अपनानी चाहिए ताकि एक में नुकसान हो जाए तो दूसरे से भरपाई हो जाए उसकी। नुकसान के अलावा मैं आपसे बात करती हूँ, मैं ये बोलती हूँ कि किसान क्यों साल भर में ही एक बार मार्केट में जाकर अपना प्रोडक्ट सेल करने जाए। क्यों ना किसान के पास में रोज के लिए, रोजमर्रा के लिए, चाहे उसको 100 रुपए से लेके 500 रुपए की आमदनी चाहिए, जो उसके रोज की जरूरतें हैं उसमें पूरी हो जाए। तो हमें इस तरह की चीजें लगानी चाहिए इंटरक्रॉपिंग में कि किसान को रोज कुछ ना कुछ मिले, चाहे वो आपको बीज के माध्यम से मिले, चाहे आपको फूल के माध्यम से मिले, चाहे आपको पत्ती के माध्यम से मिले, चाहे उसके जड़ के माध्यम से मिले या फिर फल के माध्यम से मिले और नहीं तो वैल्यू एडिशन के माध्यम से मिले। तो मैं एफपीओ भी चलाती हूँ। तो ये हमने एक माध्यम निकाले हैं कि किसान की आमदनी का जरिया और हम आपस में कैसे जुड़े हैं। तो मैं ऑनलाइन जुड़ती हूँ, मैं किसानों को वर्चुअल बताती रहती हूँ। मैम, आपके एफपीओ का क्या नाम है और उससे कितने फार्मर कनेक्टेड है? मेरी एफपीओ जो है मेडिसिनल फार्म के ऊपर ही जुड़ी हुई है और हमने महिलाओं की एफपीओ बनाई है पहली बार हिमाचल में। हिम टू हम, हिम टू हम का मतलब 2 तरह से निकलता है। एक तो निकलता है हिमाचल से हम, क्योंकि हम हिमाचली हैं तो हमने हिमाचल को हिम उसमें दिया है। दूसरा क्योंकि हमने सिर्फ एक्सक्लूसिव महिलाओं के लिए किया तो हम पुरुष प्रधान के साथ में भी बोलते हैं कि आपके द्वारा हम, तो उसका नाम हिम टू हम है। ये एफपीओ है जो कि एक नेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड है। इसको हमने क्लस्टर लेवल पे तो लिया है लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की नहीं है, ये स्टेट लेवल की है और इसको हम इंडिया में और इंडिया से बाहर, इसका जो बायलॉज है कि यहाँ के प्रोड्यूस को हम इंडिया से बाहर भी जाके बेच सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता देती हूँ जो मैं काम कर रही हूँ, मेरा जो कंपनी का नाम है एग्रीवा नेचुरली और चाहे हिम टू हम हो, हमारे दोनों में एक ही चीज कॉमन है, केमिकल फ्री फार्मिंग। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का हम केमिकल इस्तेमाल नहीं करते। मैम, आपसे अगला सवाल ये था कि आपसे जुड़ी हुई जो महिला किसान है वो भी वही खेती करती हैं जो एफपीओ से कनेक्टेड किसान होते हैं, उन्हीं फसलों की खेती करते हैं जिसमें आमतौर पर ज्यादातर किसान करते हैं? एक्चुअल में जो हमारा जो प्रोविजन है वो तो यही है कि जो महिलाएं जो हमारी काम कर रही हैं वो बहुत तरह के काम कर रही हैं, वो पहले से खेती कर रही हैं। लेकिन जो हमारी जो नई महिलाएं जुड़ रही हैं उनको हम ये बोल रहे हैं कि आप ड्रैगन प्लांट्स की बात करें या फिर आप ऑर्गेनिक तरीके की बात करें, चाहे आप धनिया लगाएं, सब्जियां भी लगा सकते हैं आप, चाहे पुदीना लगाएं, ठीक है, लेकिन आप केमिकल फ्री करें। और यदि आप कोई फ्रूट बेल्ट में काम करना चाहती हैं तो वो भी आपका जो वो केमिकल फ्री होना चाहिए। मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं कहा है कि मैं ड्रैगन प्लांट्स के साथ में ही मैंडेटरी स्टैंप लगा के बात कर रही हूँ, मैं केमिकल फ्री की भी बात करती हूँ कि आप यदि केमिकल फ्री में कोई भी प्रोडक्ट अपना तैयार कर रहे हैं तो हमारे ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। मैम, आपसे अगला सवाल ये है कि आमतौर पर देखते हैं जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे ज्यादातर सेब की खेती होती है, तो आपने मतलब यही क्यों चुना, एप्पल की खेती करना क्यों नहीं चुना? हाँ, देखिए ये तो हिमाचल के नाम से लोगों को तो इमेजिनेशन में यही शुरू हो जाता है
हिमाचल मतलब सेब, लेकिन आप देखिए हिमाचल का जो नीचे वाला बेल्ट है, जैसे कि आप शुरू करते हैं दी कांगड़ा, नीचे का कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना तो गेटवे ऑफ हिमाचल है। तो ये जो बेल्ट है इसका जो टेम्परेचर है मैक्सिमम जो है वो 40-45 डिग्री हो जाता है, मतलब आपको 50 डिग्री फील होता है। एक समय ऐसा होता है कि आप खड़े नहीं हो सकते, आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें सेब नहीं होता है। सेब जो है वो ठंडी जगह का है, जगह जो अपर हिमालयज है, किन्नौर जो है जैसे जो अपर हिमालयज एरियाज है, या शिमला है या रामगढ़ इलाका है, इस इलाकों में जो होता है वो सेब का उत्पादन अच्छा होता है। तो मेरे को तो सेव करने के लिए दिल्ली से जाना ही नहीं था, पहली बात। दूसरी बात है, जब मैंने सोचा था कि मेरे को कोई केमिकल फ्री फार्मिंग करनी है, तो सेब में केमिकल फ्री फार्मिंग नहीं होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। उसमें बहुत ज्यादा स्प्रे होता है, बहुत ज्यादा स्प्रे हो रहा है, तो केमिकल ही केमिकल है। इंसेक्ट बहुत लगते हैं उसमें। जो भी लगता है वो उनका उत्पादन का तरीका है, तो मैं उस बारे में क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ जो मैं प्रमोट कर रही हूँ। तो जब मुझे केमिकल फ्री फार्मिंग करनी थी और जो मेरा टेम्परेचर जहाँ का उस टेम्परेचर के हिसाब से काम करना था, तो मैंने देखा कि मेरे आसपास अपुंशिया बहुत लगा हुआ है। अपुंशिया एक तरह का कैक्टस होता है जो मेरी जमीन में लगता है, और मैंने ही देखा कि मेरे वहाँ पे कुछ झारखंड के जो मजदूर थे, काम कर रहे थे, तो अपुंशिया के फल को खा रहे थे। उसका लाल रंग का फल होता है, बिल्कुल रेड होता है, जैसे चुकंदर होता है ऐसे होता है, तो वो खा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप डायरेक्टली कैसे तोड़ के खा सकते हैं? कहते हैं इसमें एक तो खून की जो कमी होती है वो हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें आयरन है। उन्होंने इस तरह से बोला, आयरन नहीं बोला, उन्होंने बोला कि लाल है इसलिए हमको खून का हमारे को इसमें मिलता है। दूसरा उन्होंने बोला हमको प्यास कम लगती है, क्योंकि इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने मुझे बोला कि ये हमें इसमें ताकत मिलती है, तो नेचुरली वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो मैंने देखा कि जब इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे एक प्लांट सर्वाइव कर रहा है बिना किसी केयर के, बिना किसी देखभाल के, और कुछ लोगों को उसमें फायदा मिल रहा है, तो कुछ लोग क्यों रह जाएं, उसको हम बड़ा क्यों ना करें। तो मैं पूना में, महाराष्ट्र में गई, बारामती में मैं गई शरद पवार इंस्टीट्यूशन में। वहाँ पे मैंने इसके बारे में केवीके के माध्यम से मैंने अपुंशिया से जो हाइब्रिड वैरायटी जैसे बोलते हैं कैक्टस की वैरायटी पे होता है ड्रैगन फ्रूट्स, मैंने वहाँ पे उसके बारे में जाना। तो वहां जानने के बाद मैंने ड्रैगन प्लांट्स के साथ में ही काम करना शुरू किया। मुझे लगा ये मेरे जैसा है, जिसको कि कोई परवाह करे ना करे, काम करना है और डिफिकल्ट सिचुएशन में काम करना है और वैल्यू एडिशन के साथ में काम करना है और कम लागत में काम करना है, और ये लंबे समय तक रहे। तो मैम, ये जो आपके एफपीओ है, जो आप खेती बाड़ी करनी है इतने व्यापक स्तर पे, इन सब चीजें से एनुअल टर्नओवर कितना तक पहुंच जाता है आपका? हाँ, शुरू में तो जो मैंने जो खर्चा किया था वो मैंने अपना ही सारा खर्चा किया था, मेरी अपनी जमीन है, मैंने अपना लागत लिया। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि बहुत सारी सब्सिडीज मिल रही हैं, तो मैंने ब्लॉक लेवल पे जैसे मैंने शैलो वेल बनाया, मेरे पास पानी नहीं था तो मैंने शैलो वेल बनाया, तो सॉइल कंजर्वेशन से जाके मैंने सब्सिडी ली। फिर क्योंकि मैं टेक्निक के साथ में काम कर रही थी, मैंने इजराइल टेक्नोलॉजी के बारे में समझा, पॉली हाउस में मैंने माइक्रो इरिगेशन की बात की, तो मैंने माइक्रो इरिगेशन के लिए सब्सिडी ली। तो सरकार की तरफ से जो बेनिफिट मिला 50% तक का सब्सिडी मिली, 50% मैंने अपनी लागत लगाई। तो धीरे धीरे मैं उस लागत को बढ़ाते, इसे सीड मनी बोलते हैं हम लोग। उसके बाद लकीली मेरे पास में वर्ल्ड बैंक सपोर्ट आ गया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, और बैंक ने भी मुझे उसमें लोन दिया। तो मैंने अपनी इक्विटी डालकर बैंक का लोन लेके, और भारत सरकार, हिमाचल सरकार की तरफ से मैंने वर्ल्ड बैंक के एक प्रोजेक्ट में एक वैल्यू एडिशन के लिए मैंने एक एग्रीवा नेचुरल के नाम से मैंने ये प्रोडक्ट भी निकाले हैं, ये जो मेरे सामने पड़े हैं, और ये वाले जो आप जूस देख रहे हैं। तो ये सब लागत के साथ में, खर्चे के साथ चल रहे हैं। और आपने मेरे से पूछा इसमें फायदा क्या हो रहा है, जो आपने पूछा है, तो शुरू में तो देखिए फायदा नहीं था, जो भी आ रहा था वो लगा रही थी मैं, तो उसको भी आप एक फायदा बोल सकते हैं। लेकिन अभी जो मेरा जो पिछला दिसंबर से लेके जो लास्ट मार्च से लेके जो हमने अभी तक किया, मेरे पास पूरा डाटा नहीं है, लेकिन मेरे पास 70-80 लाख रुपए की सेल हो चुकी है। तो हमारा टारगेट है कि हम मार्च तक इसको 1 CR तक पहुंचाएंगे, इतने हम एफर्ट लगा रहे हैं। और जो मेरे साथ कुछ बहनें जुड़ी हैं वो भी अब जुड़ गई हैं, उनका भी फायदा होना शुरू हो गया है, वो भी काम कर रही हैं, तो उनको भी बेनिफिट होना शुरू हो गया। मैं वो आपसे आखिरी सवाल यही है कि आप अपने अनुभव के आधार पर जो कृषि न्याय के दर्शक हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि जो हमारे हिमाचल के जो किसान हैं, जो प्राकृतिक खेती पे काम कर रहे हैं और खासतौर से केमिकल फ्री फार्मिंग पे काम करना चाहते हैं, वो कृषि जागरण के माध्यम को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक माध्यम बन सकता है सबके लिए। दूसरी बात है, अपना पक्ष जरूर रखें, क्योंकि यदि जब तक आप प्रोग्रेसिव फार्मर की आपका जो अनुभव है यदि आप नहीं बोलेंगे तो बाकी लोगों को सुनाई नहीं देगा। तो कृषि माध्यम एक आपके लिए एक स्पोक पर्सन बन सकता है, एक माध्यम बन सकता है आपकी आवाज को आगे पहुंचाने का। तो मैं बोलती हूँ आप लोग मेरे फार्म पे आइए, मेरे यहाँ पे रहने की जगह सुविधा है, रहने की सुविधा भी वहीं पर, आप वहीं पे आप एक रसोई भी बनी हुई है कि आप लोग उसमें आए, खाइए, रहिए और जानिए, और अपना भी बता के जाइए कि आप क्या कर रहे हैं। एक तो मैं ये बोलना चाहती हूँ। तो सभी कृषि जागरण के मन से ही जरूर बोलना चाहती हूँ कि जब फार्मर आपके प्रोग्राम में आते हैं तो अपने प्रोड्यूस लेकर आए,
आते हैं। प्रोड्यूस लाने का मतलब है कि वो सेल करने आए हैं। और हमारे फार्मर में एक मानसिकता ये है कि हम सिर्फ देखने आए, हम खरीदेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि सबको जब आप खर्चा करके आ रहे हैं 25, 30, 40 हजार तक खर्च करके आ रहे हैं, तो हर फार्मर को एक दूसरे से प्रोड्यूस जरूर लेना चाहिए 500-1000 रुपए का। ये जरूर करें, जिससे कि एक दूसरे को हम एनकरेज भी करेंगे और जब कुछ कैरी करके ले जाएंगे तो घर जाके आप देखेंगे तो सही कि ये क्या लगा है। एग्जाम्पल मेरा जूस ही है, यदि आप पियेंगे तभी आपको एहसास होगा कि वो हम ड्रैगन की खेती कर सकते हैं क्या, या क्या मुरिंगा लगा सकते हैं, मेरे यहाँ पे मुरिंगा आटा है, या आप अश्वगंधा लगा सकते हैं आप, क्या आप बेजंती लगा सकते हैं। आप लेके नहीं जाएंगे, आप भूल जाएंगे। और हर कोई ये उम्मीद करता है कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री दें। नहीं, हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, हमें सप्लीमेंट करना चाहिए, इकोनॉमिकली एक दूसरे को सपोर्ट देना चाहिए। इसमें हमें दिल खोल के बात करनी चाहिए। और फार्मर यदि बायर बन जाता है एक दूसरे के लिए तो शिकायत नहीं रहती कि सारे फार्मर का जमावड़ा था और बायर तो आया नहीं, हम इतना माल लेकर आए। तो फार्मर क्या, वो कम लेकर आएगा, उसका फ्राइट खर्चा बच जाएगा, वो छोटे सैंपल लेकर आएगा, वो अवेयरनेस के लिए आ रहा है, एक्सपोजर के लिए आ रहा है। तो ये मैं थोड़ा बताना चाह रही थी कि नहीं तो बाद में एंड ऑफ द डे में लगता है कि आप एक की जगह पे 4 ले लीजिए क्योंकि हमको वापस नहीं लेके जाना, तो ये अच्छी बात नहीं है। सो मैं चाहती हूँ कि रिस्पेक्टफुल वे में ही फार्मर जो है वो डिग्निफाइड वे में ही एग्रो एंटरप्रेन्योर बने और उसको अपना सेल करने का तरीका है। और हम ही आपस में दूसरे से परचेज करें, अपनी जेब से 500 रुपए का खर्च करें, तो देखिए कितने सारे फार्मर्स का माल बिक जाएगा। और ये आपका माध्यम जो है ये उसको सही इस्तेमाल किया जा सकता है। मैम, आज की जो चर्चा निसंदेह काफी सारगर्भित रही है और मैं आशा करता हूं कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे जरूर इससे लाभान्वित होंगे। और आपने जो मार्गदर्शन दिया है और यदि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात से अच्छा उनके लिए साबित होगा। और हमें बेहद खुशी हुई कि मैम आप हमसे जुड़ी और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और ये भी आशा करता हूँ कि आगे भी आप कृषि जान से ऐसे जुड़ी रहेंगी और इतनी अच्छी लाभकारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कृषि से जुड़ने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।